ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद। एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स। बोर्ड्स एग्जामिनेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो फिजिक्स में आप लोग को काफी ज्यादा परेशान करता है। तो आज इसको बहुत ही अच्छे और एक डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीजों को कवर अप करेंगे सो दैट आप लोग एग्जाम रेडी हो सको। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क इसलिए क्योंकि घर पे बैठकर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रिपरेशन आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिजिक्स कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। और आपकी प्रैक्टिस को बेस्ट बनाने के लिए मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें 2016 से लेकर 25 तक के वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू फॉर्म में। इसके अंदर आप लोग को सैंपल पेपर भी इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी इंक्लूडेड है, टॉपर की शीट भी है, माइंड मैप्स, आंसर की, शॉर्ट नोट, सब कुछ मिल रहा है, जिसके साथ आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा धमाकेदार वे में बना सकते हो। तो अगर अभी तक इस क्वेश्चन बैंक ऑर्डर नहीं करे हो और अपनी प्रिपरेशन बस एवं ही कर रहे हो तो गलती मत करो, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। याद रखना इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाला हूं सारे आप लोग को मेरे इसी क्वेश्चन बैंक से आप लोग को मिलने वाले हैं। तो अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, मार्केट से ज्यादा लोअर प्राइस में। तो Amazon की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए ऑर्डर करिए और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की दोस्तों, तो ये सारे पोर्शन हम लोग को कवर अप करना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि लाइट की हिस्ट्री क्या है, किसने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। जो आज का सिनेरियो आप सभी लोग जानते हो, लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलती है। बट सबसे पहली बार लाइट के बारे में किसने बताया था और किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती थी, इसके बारे में क्या क्या बताया गया था, ये जानते हैं। तो सबसे पहले लाइट के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों न्यूटन ने। न्यूटन का ये कहना था जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करते हुए आप लोग को देखने को मिलती है। इन्हीं के कंटेम्परेरी में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन्स या हाइजेंस। इन्होंने लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। न्यूटन का ये कहना था कि लाइट सिर्फ पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है और हाइगन का कहना था लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। आज के टाइम में आप जानते हो लाइट ईएम वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसमें लाइट पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है। बट जो आज के टाइम में जो हम समझते हैं ना पार्टिकल और वेव नेचर, एक्चुअल में ये सेम नहीं है जो यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे कुछ और ही डिफरेंट थ्योरी आप लोग को बताई गई है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है। न्यूटन की इस थ्योरी के अंदर न्यूटन ने ये बताया कि जो लाइट है वो एक्चुअल में टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। कॉर्पस्क्यूल्स बेसिकली स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो न्यूटन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हुए देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा टॉर्च। अब जैसे टॉर्च से जैसे आप लाइट जलाओगे तो लाइट के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए देखने को मिलेंगे। और न्यूटन का ये कहना था कि लाइट के अंदर अगर आप झांक कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में कॉर्पस्क्यूल के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन की ये जो थ्योरी है आप जानते हो कि ये गलत है, बट पढ़ा क्यों जा रहा है? इसे इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसने एक्चुअल में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझाई है। बट याद रखना इस थ्योरी के थ्रू आप लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को नहीं समझ पाओगे। आप सोचने की कोशिश करो, बड़ा साइंटिस्ट कौन है? न्यूटन है। तो दुनिया भर में लोगों ने कई सालों तक ये माने कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल फॉर्म में है, वो भी कॉर्पस्क्यूल के फॉर्म में। बट आगे जाके एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फोकाल्ट। इन्होंने क्या प्रूफ करे थे मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। और इन्होंने उस थ्योरी को गलत करार कर दिए थे कि लाइट एक्चुअल में इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती है। इन्हीं के कंटेम्परेरी में एक और साइंटिस्ट थे दोस्तों जिनका नाम था हाइजन, जिनको हम लोग हाइगन के नाम से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दिए थे। इनका ये कहना था लाइट जो है वो एक्चुअल में वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब अगर लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो वेव एक्चुअल में दो टाइप से आप लोग को बन सकती है, एक मैकेनिकल वेव, दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है दोस्तों जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, लाइक साउंड वेव्स। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। सेम ऐसी दूसरी होती है दोस्तों, वो है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसमें
जिसमें वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हाइगन ने क्या समझाया? हाइगन ने ये बताया कि जो वेव है एक्चुअल में लाइट की, वो मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये पूछे कि अगर लाइट वेव्स मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, कोई ना कोई मीडियम की जरूरत तो पड़ रही होगी इसको। जैसे सन से अर्थ के पास लाइट आ रही है, तो इस दौरान पे लाइट सन से अर्थ तक के कैसे आ रही है? इस दौरान पे क्या यहाँ पे कोई मीडियम है जिसके थ्रू सन से लाइट अर्थ तक के आ रही है? तो हाइगन ने अपने तरफ से एक फर्जी थ्योरी दे दी है जिसका नाम है दोस्तों ईथर थ्योरी। ईथर थ्योरी के थ्रू ये कहना है कि दुनिया भर में हर जगह पे आप लोग को हाइपोथेटिकल मीडियम स्प्रेड आउट है, दुनिया भर में इनफाइनाइटिज्मली फैला हुआ है हर जगह, जिसपे लाइट एक्चुअल में ट्रेवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बट याद रखना, ये थ्योरी जो भी बातें हो रही है ये सब फेक है। पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे क्योंकि ये हाइगन के प्रिंसिपल ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझाया। हाइगन के बेसिकली प्रिंसिपल्स है। कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये प्रिंसिपल क्या है। तो हाइगन के प्रिंसिपल के अंदर दो बात आप लोग को देखने को मिली कि कैसे लाइट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इसकी वजह से वेव फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, और कैसे एक नया वेव फ्रंट क्रिएट हो पाता है, इसके बारे में कंप्लीट आप लोग को नॉलेज मिलेगा हाइगन के प्रिंसिपल के अंदर। कई लोग को यही नहीं मालूम रहता है कि हाइगन का प्रिंसिपल समझा क्या रहा है। हाइगन का प्रिंसिपल आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कैसे लाइट स्प्रेड हो रही है दोस्तों मीडियम के अंदर। मतलब मैंने टॉर्च चालू किया तो कैसे लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे वो स्प्रेड हो रहा है, इसके बारे में समझाने का काम हाइगन ने अपने प्रिंसिपल में किया। हाइगन के प्रिंसिपल को इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। हाइगन का ये कहना है जैसे शांत पानी के अंदर अगर हम लोग एक स्टोन को डालते हैं तो आप जानते हो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। सेम ऐसे आप लोग को लाइट के अंदर भी देखने को मिलता है। लाइट के अंदर भी सबसे पहले एक सेंट्रल डिस्टर्बेंस होता है जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्टर्बेंस कहते हैं। जैसे ये प्राइमरी डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे पानी के अंदर हम लोगों ने स्टोन या कॉइन डाले तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने डिस्टर्बेंस की वजह से। सेम ऐसी दोस्तों प्राइमरी डिस्टर्बेंस होगा जिसकी वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका नाम दिया गया दोस्तों वो है वेव फ्रंट। अब याद रखना, जब एक पहला वेव फ्रंट बनेगा, अब याद रखना वेव फ्रंट बनने के बाद वेव फ्रंट के अंदर आप लोग को ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये कहलाता है सेकंड डिस्टर्बेंस। तो वेव फ्रंट के अंदर आप लोग को सेकंड डिस्टर्बेंस होंगे। सेकंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग को यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका नाम दिया गया वेवलेट्स। और जब अगर हम लोग वेवलेट के टेंजेंशियली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक नया वेव फ्रंट आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। तो लाइट अभी यहां था, अब यहां आ गया। मैं ये कह सकता हूं ये वेव के फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ रहा है। फिर क्या होगा? फिर सेम प्रोसेस होगी। ये जो नया वेव फ्रंट बना है दोस्तों, इसमें फिर आप लोग को नए डिस्टर्बेंसेस होंगे, फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और एक और नया वेव फ्रंट आप लोग का बन जाएगा। तो ये जो वेव फ्रंट है दोस्तों, ये आपको समझा रहा है कि लाइट कैसे स्प्रेड आउट हो रहा है। जैसे पानी के अंदर स्टोन डालते हो तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ट्रेवल करते हुए देखने को मिलता है, सेम वैसे इनका कहना है। सबसे पहले आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है जिसकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेंगे, और ये आप लोग को ये समझाएंगे कि लाइट कैसे स्प्रेड आउट हो रहा है हर जगह इक्वली। आई होप क्लियर है। तो दोस्तों इसी चीजों को आप लोग को हाइगन के प्रिंसिपल के अंदर समझाया गया कि सबसे पहले एक डिस्टर्बेंस होगा, फिर एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा, फिर प्राइमरी वेव फ्रंट के अंदर आप लोग को डिस्टर्बेंसेस होंगे जिसकी वजह से वेवलेट्स फॉर्म होगी। वेवलेट के टेंजेंशियली अगर ड्रॉ करें तो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनते हुए आप लोग को देखने को मिलता है, और ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्राइमरी लाइट का सोर्स है जिसकी वजह से एक वेव फ्रंट आप लोग को इस तरीके से बना। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हुए आप लोग के नए डिस्टर्बेंसेस जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे वेवलेट्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन वेवलेट के टेंजेंशियली अगर लाइन ड्रॉ करो तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। फिर सेम वहां पे भी आपको डिस्टर्बेंसेस होते हुए देखने को मिले, फिर आप लोग को वेवलेट्स बनते हुए देखने को मिली और एक नया वेव फ्रंट बन गया। जहां जहां तक के वेव फ्रंट फॉर्म होंगे दोस्तों, वहां वहां तक की लाइट स्प्रेड होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी कि डिस्टर्बेंस होने के बाद मैंने आप लोग को एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए दिखाया। क्या सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनता है? नहीं, हाइगन ने हमें बताया 3 टाइप के वेव फ्रंट आपको बनते हुए देखने को मिलते हैं। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तब आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों स्ट्रेट लाइन सोर्स है या लीनियर सोर्स है कुछ इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ एक वेव फ्रंट बनेगा, नीचे बनेगा, पूरा मिला के बनाए तो आप लोग को एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हुए देखने को मिलता है। अगर दोस्तों लाइट कहीं बहुत दूर से आप लोग को आते हुए देखने को मिल रही है तब जाके आप लोग को प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो हाइगन का प्रिंसिपल बेसिकली समझा क्या रहा है? आपको ये समझा रहा है कि कैसे लाइट स्प्रेड आउट हो रहा है किसी एक मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह, वो भी जो
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ये समझा रहा है लाइट के पोजीशन को, कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहा है। आई होप क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कि कैसे हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हो। एग्जामिनेशन में आता है ये 2 नंबर में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों। बहुत ही इजी है और इजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोग को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिल रहा है। लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग को इंसिडेंस होते हुए आते हुए देखने को मिलने वाली है। अब ये मत समझ लेना, सबसे पहले गलती मत कर लेना कि पहले ये आई बाद में ये आई, दोनों साइमल्टेनियसली आ रही कुछ इस तरीके से। अगर लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी तो आके टकरा के ऐसे भी तो जा रही होगी। तो जब लाइट आके टकराएगी तो कुछ इस तरीके से जाते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाली है। देखो मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रहा हूं एक एनिमेटेड फॉर्म में। उसमें अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, आके फिर टकरा के वापस जा रही है। मुझे नहीं लगता आप लोग को बताने की जरूरत होगी। दीज आर द इंसिडेंट रेज और दीज आर द रिफ्लेक्टिंग रेज। अगर लाइट आ रही है टकरा के जा रही है तो नॉर्मल भी तो क्रिएट हो रहा होगा। तो दोनों तरफ नॉर्मल बना लेता हूं। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल बनते हुए आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे एंगल भी तो बन रहे होंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा दोस्तों नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो आप लोग को रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल के फॉर्म में आपको जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सोचने की कोशिश करो, लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो क्या ऐसे ऐसे आप लोग को वेवफ्रंट्स बनाते हुए भी आते हुए देखने को मिल रहा होगा। वेवफ्रंट कैसे बनते होंगे, दो जो रेज आ रही है उसके पैरेलल में बन रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को इंसिडेंट वेवफ्रंट बनते हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक इंसिडेंट वेवफ्रंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये बना दिया दोस्तों मैंने एक इंसिडेंट वेवफ्रंट, आपको येलो कलर से बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये एकदम इन दोनों के पैरेलल पे बनेगा, मतलब 90 डिग्री पे बनेगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए। सेम ऐसे दोस्तों जब लाइट टकरा के वापस जा रहा होगा तो आप लोग को रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बनाते हुए देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बना लिया कुछ इस तरीके से, दोनों रेज के परपेंडिकुलर में होगा। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल जो है ना ये वाला 90 बन रहा है, सेम ऐसे यहाँ पे भी 90 बन रहा है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट है ना दोस्तों इसका नाम मैंने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया। सेम ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ए डैश दे दिया और इसका नाम मैंने बी डैश दे दिया। तो जो ए और बी है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट, और जो ए डैश और बी डैश दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो अब यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं एंगल्स का, ध्यान से देखना। यहाँ पे कंप्लीट क्या है दोस्तों, ये वाला है 90 में से आई चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस आई आपका बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी ये आप लोग का था रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और यहाँ पे अगर ये रे देखोगे तो ये 90 डिग्री आपको बन रहा है जैसे यहाँ पे बन रहा था। तो अगर मैं टोटल 90 में से आर माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90 माइनस आर बचेगा। दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे आप लोग का 90 डिग्री है, पूरा कंप्लीटली 90। तो 90 में से 90 माइनस आई अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ कितना बचेगा। तो अगर मैं 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करता हूं तो होगा क्या, ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अंदर में जो एंगल बन रहा होगा वो होगा एंगल आई। सेम ऐसे ही ये है आप लोग का कंप्लीटली 90, कंप्लीट 90 में से अगर 90 माइनस आर अगर मैं माइनस करूं तो 90 में से 90 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अंदर में जो आप लोग का एंगल बन रहा होगा ये बन रहा होगा आर। तो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ट्रायंगल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ए बी बी डैश कुछ इस तरीके से बन रहा है जहां पे एंगल आई है, और ए डैश बी डैश आप लोग को कुछ इस तरीके से बन रहा है जहां पे एंगल आर आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लो। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ए बी बी डैश में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया। तो क्या बनेगा, साइन आई विच इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। तो साइन ऑफ आई कितना हो गया, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए डैश, हाइपोटेनियस मतलब ए बी डैश। तो यहाँ पे मैंने वाली चीज लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करा दो। अगर आप दोनों को डिवाइड कराओगे तो आप देखोगे ए बी डैश से कट हो जाएगा, आपकी वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ बी बी डैश अपॉन ए डैश विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो, ए डैश क्या है, ये रही रिस्पेक्टिव लेंथ, बी बी डैश क्या है, ये रही रिस्पेक्टिव लेंथ। तो ये क्या है, किस्म की डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मैं ए डैश और बी बी डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे पहले निकाल लेता हूं लेट्स से ए डैश की वैल्यू। तो डिस्टेंस हो जाएगी ए डैश, स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, जहां से लाइट आ रही थी, तो लाइट कहां से आ रही थी, एयर से आ रही थी, तो एयर की वेलोसिटी ले लिए, कितनी हो जाएगी दोस्तों, सी हो जाएगी। और टाइम मान लेते हैं, टाइम टी आप लोग को लग रहा है। सेम ऐसे बी बी डैश भी कहां ट्रेवल कर रही है, बी बी डैश भी आप लोग को उसी मीडियम पे देखने को मिल रही है जहां पे ए डैश है। तो बी बी डैश की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, कहां ट्रेवल कर रही है वो, लाइट की वेलोसिटी पे, किस टाइम पे, टाइम टी पे। तो मैं ये कह सकता हूं बी बी डैश की जगह पे आप रख सकते हो सी टी और ए डैश की जगह पे भी आप रख सकते हो सी टी। तो सी टी से सी टी कट जाएगा, वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। साइन आर को उधर भेज दो तो साइन आई विच इज इक्वल टू साइन
साइन आर हो जाएगा, साइन से साइन आप लोग का चला जाएगा, वैल्यू बचेगी एंगल आई विच इज इक्वल टू एंगल आर। और आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते होंगे तो जहां पे इंसिडेंट रे आप लोग को देखने को मिल रही है, जहां से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और यहां से ये प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करे, सेम वैसे आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। लगभग डेरिवेशन सेम है। देखो यहां तक के जो सॉल्व करते हैं ना, ये कंप्लीटली सेम है, बस यहां से कहानी चेंज हो जाती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन डायग्राम ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये रही इंसिडेंट रेज। जैसी इंसिडेंट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो होगा क्या, नॉर्मल के टूवर्ड बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये इंसिडेंट रेज है, तो इंसिडेंट रेज इस तरीके से इंसिडेंट वेवफ्रंट बनाते हुए आप लोग को देखने को मिल रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे इंसिडेंट वेवफ्रंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सेम जैसी लाइट टकरा के नीचे जाएगी तो इस तरीके से आप लोग को रिफ्रैक्टेड रेज बनते हुए देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी वेवफ्रंट बनते हुए आप लोग को आगे जाएंगे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बना लेते कुछ इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम यहाँ पे दोस्तों रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल बन रहा होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये कितना होगा, ये आप जानते हो 90 डिग्री होता था। कंप्लीट 90 में से अगर मैं आई को माइनस कर दूं तो 90 माइनस आई हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों, ये कंप्लीट 90 है। तो कंप्लीट 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कराऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आप लोग की एंगल आई। सेम ऐसे ही यहाँ बन रहा है आप लोग का एंगल आर। ये कंप्लीट एंगल कितना है, देखो ये रेड, मतलब रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा होगा, 90 माइनस आर। ये कंप्लीट एंगल कितना है, देखो ये नॉर्मल के साथ जो यहाँ पे आप लोग को बन रहा है सरफेस से, वो है कंप्लीटली 90। कंप्लीटली 90 में से 90 माइनस आर माइनस कर दूंगा तो अंदर एंगल बनेगा आर। सेम ऐसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी जो है आप लोग का, ये है इंसिडेंट वेवफ्रंट, और यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है दोस्तों ये है आप लोग का रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। मेरे ख्याल से क्लियर है। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना देता हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ का ट्रायंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनते हुए देखने को मिल रहा है। सेम वही करना है, यहाँ से एंगल आई निकाल लो, यहाँ से एंगल आर निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो जो डेरिवेशन इससे पहले सॉल्व कर दे, साइन आई विच इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर की वैल्यू बनी थी ए डैश अपॉन ए बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दिए, ए डैश बी डैश से कट गए, वैल्यू बची आप लोग की बी बी डैश अपॉन ए डैश। बट यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बी बी डैश की, तो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। डिस्टेंस क्या है, बी बी डैश। तो क्या है डिस्टेंस, बी बी डैश। कहां ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम पे, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, सी, तो एस की वैल्यू सी हो जाएगी, टाइम वहां पे टी हो जाएगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं ए डैश की, तो डिस्टेंस हो गई ए डैश, लेकिन ट्रेवल कहां हो रही है, किसी रिस्पेक्टिव मीडियम पे, तो लाइट की वेलोसिटी वहां कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वी, और टाइम हो जाएगा टी। तो यहाँ पे आप लोग को सी टी और वी टी मिला, वहां पे दोनों जगह पे सी टी मिला था। तो बी बी डैश की जगह पे आप लोग रख दोगे सी टी, और ए डैश की जगह पे रख दोगे आप लोग वी टी। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा। आप जानते हो दोस्तों सी अपॉन वी होता है म्यू, तो सी अपॉन वी की जगह पे आपने म्यू रख दिए, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू। तो यही तो होता है आप लोग का स्नेल्स लॉ। तो क्या यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हुआ, जी हाँ प्रूफ हो चुका है। और अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा दोस्तों नॉर्मल, और ये रही रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो यहाँ से आप लोग का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी प्रूफ हुआ। यहाँ से ये चीज कंक्लूड हो गई कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों प्रूफ किए जा सकते हैं हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू। बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है, कंफ्यूज मत होना। दोनों ट्रायंगल्स निकालना है, साइन आई साइन आर की वैल्यू रखना है, और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से बी बी डैश और ए डैश की वैल्यू निकाल लेना, दोनों रिस्पेक्टिव कंडीशन के लिए। आप एक चीज कहोगे कि भैया बी से बी डैश जाने में इतना डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन सेम उतने ही टाइम में लाइट डेंसर मीडियम में ए से ए डैश की तरफ इतनी ही डिस्टेंस पे पहुंची, सीधी बात है। जब एयर मीडियम रहेगा तो लाइट स्पीड ट्रेवल करती है, और जब कोई डेंसर मीडियम आ जाए तो लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करने लग जाती है। ये चीज आपको बताया जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसा बिहेवियर होता है प्रिज्म, लेंस और स्फेरिकल मिरर का टुवर्ड द प्लेन वेव फ्रंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करोगे तो ये है आप लोग का प्रिज्म, और ये आ रही है आप लोग की प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसी आती है, सीधी सीधी आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिज्म। दोस्तों ये रहा आप लोग का प्रिज्म। अगर यहाँ से आप लोग को प्लेन वेव फ्रंट लेकर आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्लेन वेव फ्रंट तभी फॉर्म होती है जब लाइट कहीं बहुत दूर से सीधा सीधा आ रहा हो, और वेव फ्रंट आप लोग की ऐसी बनती है। तो यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं लाइट कहीं बहुत दूर से इस तरीके से आ रहा है तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहे होंगे। लाइट जब इस पे आएगा तो आप जानते हो लाइट क्या हो जाएगा, टकरा के बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लाइट चला जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे प्रिज्म में, कुछ इस तरीके से जाते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों लेंस के लिए। तो ये रहा लेंस, लेंस की तरफ जो लाइट है वो एकदम सीधा सीधा आ रहा है कहीं दूर से, वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनाते हुए आ रहा होगा। अब आप जानते हो कि अगर सीधी सीधी लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो लाइट कहां से होकर
गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरती है। तो वेव फ्रंट कैसे बनाएगी? यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए जाते हुए देखने को मिलेगी। तो याद रखना, लेंस में लाइट टकराने के बाद जब बेंड होती है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है, लेकिन प्रिज्म के अंदर प्लेन वेव फ्रंट बनाते हुए देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही मान लेते हैं आप लोग का मिरर है कुछ इस तरीके से, ये रहा आप लोग का कॉनकेव मिरर। अगर लाइट कहीं से बहुत सीधी सीधी आ रही है तो सीधी बात है प्लेन वेव फ्रंट बनाते हुए आ रही होगी। आप सभी लोग जानते हो जब भी लाइट सीधी सीधी आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी। आप सभी लोग जानते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ कहीं फोकस रहा होगा बीच में, यहाँ से होकर गुजर गई। वेव फ्रंट कैसी बनी? तो वेव फ्रंट दोस्तों आप लोग के बनते हुए देखने को मिलेंगे स्फेरिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से। तो याद रहेगा आप सभी लोग को, प्रिज्म में रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं, लेंस और मिरर के अंदर आप लोग को स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंटरफेरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इंटरफेरेंस के फिनोमिना को अगर समझ रहे हो तो उससे पहले एक बार ये समझ लो कि आप लोग के कितने टाइप के लाइट के सोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के आपके लाइट के सोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कोहेरेंट सोर्स, दूसरा होता है नॉन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स एक ऐसे टाइप का सोर्स होता है दोस्तों जहां से जो लाइट एमिट होती है वो आप लोग को अगर सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की देखने को मिल रही है तो उसे हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है दोस्तों जहां से जो लाइट एमिट हो रही है उसके अंदर आप लोग को कांस्टेंट फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को लाइट देखने को मिल रहा है, देखो सबका आप लोग को फेज एक जैसा देखने को मिल रहा है, या मैं कह सकता हूँ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आते हुए आप लोग को देखने को मिल रही है। अब नॉन कोहेरेंट सोर्स या इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है? इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसके अंदर जो लाइट एमिट हो रही है वो एक्चुअल में कांस्टेंट फेज डिफरेंस की नहीं हो रही है, जिस वजह से लाइट डिस्टॉर्टेड देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, जहां पे जो सोर्सेस आ रहे हैं वो डिफरेंट फेज फॉर्म कर रहे हैं और फेज डिफरेंस इनका कांस्टेंट नहीं देखने को मिल रहा। इनके अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इनके अंदर कांस्टेंट नहीं होता है। इनके अंदर सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट देखने को मिलती है, इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इंटरफेरेंस क्या चीज है। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट की वेव दो या दो से ज्यादा एक दूसरे से सुपर इंपोज होती है। अब आखिर इंटरफेरेंस क्या फिनोमिना है? तो इंटरफेरेंस बेसिकली आप लोग से ये कहता है कि मान लीजिए दो डिफरेंट टाइप के आप लोग के पास लाइट की वेव है, जब ये दोनों एक दूसरे से सुपर इंपोज होगी या तो वो वेव्स बड़ी बड़ी बन जाएगी इनकी ऐड होने पे, या तो जो वेव्स है वो बहुत छोटी छोटी माइनर्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। इस फिनोमिना को कहते हैं दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा दो कोहेरेंट सोर्स ही लिया जाता है। सिंपल वे में कहें तो जैसे आप लोग को यहाँ पे आप लोग को एक वेव दिख रही है y1 और ये रही y2, ये दो वेव एक दूसरे से सुपर इंपोज होगी तो हो सकता है कि ये वेव्स आप लोग को बड़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है दोनों सुपर इंपोज होने के बाद, या फिर दो वेव्स एक दूसरे से सुपर इंपोज होकर छोटी छोटी वेव्स बनाए। इस कंप्लीट फिनोमिना को कहते हैं दोस्तों हम लोग इंटरफेरेंस। तो बेसिकली इंटरफेरेंस दो ही टाइप के आप लोग को देखने को मिलेंगे, या तो दो वेव्स मिलकर बड़ी वेव्स बना ले या दो वेव्स मिलकर छोटी वेव्स बना ले। जब दो वेव्स मिलकर बड़ी वेव बनाती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस, वो भी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म का। और जब भी वेव्स सुपर इंपोज होकर छोटी वेव्स बना ले तो उस टाइम पे जो इंटरफेरेंस होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फॉर्म का। दोस्तों याद रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी बनता है जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के साथ सुपर इंपोज होगा तो आप लोग को बड़ा क्रस्ट बनाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा तो बड़ा आप लोग को ट्रफ बनाते हुए दिखेगा। क्रस्ट और ट्रफ मतलब ये जो ऊपर वाला है ना इसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो जब ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा तो बड़ा बड़ा आप लोग को क्रस्ट बना देगा, जब ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा तो बड़ा बड़ा आप लोग को ट्रफ बनाते हुए देखने को मिलेगा। तो इंटरफेरेंस के कंस्ट्रक्टिव के अंदर होता क्या है कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ सुपर इंपोज हो, साथ ही साथ एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ जब सुपर इंपोज होता है तो बड़ी बड़ी वेव बनाता है। ऐसे टाइप के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे जो आप लोग को वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है दोस्तों वो सम अप होकर आता है और आप लोग को बड़ी बड़ी वेव्स बनाते हुए दिखता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा तो क्या होगा, वेव छोटी हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब पहली वाली वेव का ट्रफ दूसरे वाली वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा तो होगा क्या, वेव जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ, या मैं कह सकता हूं पहले वाली वेव का ट्रफ दूसरी वाली वेव के क्रस्ट के साथ सुपर इंपोज होता है तो उस दौरान पे आप लोग को जो वेव का एम्पलीट्यूड है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो छोटी छोटी वेव्स बनते हुए देखने को मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब दो छोटे से टॉपिक इसको समझ लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। सबसे पहला है दोस्तों पाथ डिफरेंस। जैसे एक वेव आप लोग को ये जाते हुए देखने को मिल रही है, इसका नाम है y1, ये रही दूसरी वेव जो कि P पॉइंट पे मीट कर रही है वो है y2। पहली वाली वेव आप लोग हो सकता है जल्दी पहुंच गई P पॉइंट में, दूसरी वाली वेव को टाइम लगा P पॉइंट में पहुंचने में। तो आखिर इनके पाथ में क्या डिफरेंस रहा P पॉइंट में पहुंचने में, उसे
इसे कहा जाता है दोस्तों पाथ डिफरेंस। मान लेते हैं पहली वाली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कवर हुई, दूसरी वाली 3 किलोमीटर लगा उसको पी पॉइंट में पहुंचने में, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना रहा? अरे इसको 1 किलोमीटर लगा पहुंचने में, इसको 3 किलोमीटर, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो गया? 3 - 1 मतलब 2 का आप लोग का डिफरेंस हो गया। मतलब समझाने के तौर पे समझा रहा हूं। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली दो वेव्स के पाथ के बीच में क्या डिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है, वो होता है आपका पाथ डिफरेंस। अब क्या पाथ डिफरेंस सेम भी हो सकता है? जैसे पी पॉइंट है, यहाँ पे एक वेव आई, सेम उतने ही पाथ में दूसरी वेव आई, तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया। एग्जांपल के तौर पे दूसरी वेव ज्यादा ट्रेवल करी, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा, ये कम चली है ज्यादा चली। अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो इसका जो पाथ का डिस्टेंस होगा, अगर मैं इसको इससे माइनस करा दूं तो पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर सबको? अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों, आखिर की फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ टू वेव्स एट द पॉइंट। पाथ को समझने के लिए तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है वो पता चल जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन फेज को समझने के लिए आपको एंगल देखना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस वेव का फेज क्या है, तो ये वेव कहां से कहां ट्रेवल करी? 0 से ट्रेवल करी 2π तक, तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो फेज है वो है 2π। अब फेज का डिफरेंस क्या हो सकता है? जैसे एक वेव ने 0 से 2π तक की डिस्टेंस कवर करी, और लेट्स से दूसरी वेव ने सिर्फ और सिर्फ π तक डिस्टेंस कवर करी, तो इसका फेज क्या हुआ? इसका फेज हुआ दोस्तों 2π। इसका फेज क्या हुआ? इसका फेज हुआ दोस्तों π। तो अगर फेज डिफरेंस निकालना तो क्या करना पड़ेगा? कौन कितना एंगल एक्स्ट्रा चला या कम चला उसको देखना है बस। तो मैं ये कह सकता हूं इसके कंपैरिजन में ये पीछे ट्रेवल कर रही है और इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो ये कैसे चेक करें? फेज हमेशा चेक होता है उनके एंगल से, तो इसका फेज 2π हुआ, इसका फेज π हुआ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? π का डिफरेंस है ना। अगर ये भी एक्स्ट्रा चल लेती तो इसके बराबर हो जाती। आई होप क्लियर हुआ। तो फेज डिफरेंस क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ टू वेव्स एट द पॉइंट। अब एक चीज हमेशा याद रखना है, एग्जामिनेशन में हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो अगर आप लोग को ये करना है तो एक चीट कोड बता देता हूं, जहां पे भी फेज डिफरेंस के अंदर 2π दिख रहा होगा, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं लैम्डा से तो मेरा पाथ डिफरेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, जो फेज डिफरेंस आप लोग को गिवन है उसमें अगर 2π दिख रहा है, अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूं लैम्डा से तो वो पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? याद है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, दो टाइप के आपके इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप लोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे इतनी सारी चीजें याद करनी है? नहीं, अगर आप सिर्फ दोनों का फेज डिफरेंस याद कर लो तो पाथ डिफरेंस अपने आप बना लोगे। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फेज डिफरेंस होता है दोस्तों वो होता है 5 which is equal to 2nπ। यहाँ पे देख रहे हो 2 और पाई, 2π को अगर मैं रिप्लेस कर दूं लैम्डा से तो क्या ये आप लोग का बन जाएगा पाथ डिफरेंस? जी हाँ, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो हो जाएगा डेल which is equal to 2π को रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा लैम्डा, और n वैसे का वैसे ही। तो मैं ये कह सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस है ये और फेज डिफरेंस है ये, n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। अब अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, वो क्या है? पाई which is equal to ब्रैकेट में 2n-1 ब्रैकेट के बाहर पाई। अगर आप लोग को इस फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता था? आप जानते हो 2π जहां दिख रहा है उसको लैम्डा से रिप्लेस कर दो, लेकिन यहाँ पे तो पाई ही है, तो एक काम करो ना, पाई के फॉर्म में बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर पाई को रिप्लेस करना है तो λ/2 रखना है। फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस बनाने के लिए क्या करना है? पाथ डिफरेंस which is equal to 2n-1 सेम टू सेम, पाई की जगह पे λ/2 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोनों का ये फेज डिफरेंस याद कर लो, पाथ डिफरेंस अपने आप बना लोगे। फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस को डेल से डिनोट किया जाता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या ये डेरिवेशन आने वाला है? जी हाँ, सिलेबस में आप लोग को इसके ऊपर मेंशन नहीं है, ये सिलेबस से डिलीटेड है, ये आप लोग को पढ़ना है। इसके अंदर करा क्या जाता है? बेसिकली जैसे हम लोगों ने अभी जाने, दो वेव है, पहली वाली वेव का नाम ले लिया y1, दूसरी वाली वेव का नाम ले लिया y2, दोनों सुपर इंपोज होकर बना रही है y1 प्लस y2। तो आपको ये पता करना है जब ये दोनों सुपर इंपोज होती है तो इनकी वेव की इक्वेशन कितनी आप लोग को देखने को मिलने वाली है, इनका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा देखने को मिलेगा, क्या इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजों को आप लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली वाली वेव जो है वो है y1, दूसरी वाली वेव है y2, दोनों सुपर इंपोज होकर क्या बना रही है? y1 प्लस y2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y which is equal to y1 प्लस y2। ये दो डिफरेंट टाइप की वेव्स है, सेम नहीं है, डिफरेंट रख ली हमने। ऐसा इसलिए रख ली है कि हो सकता है ये वाली वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही हो सकता है ये कम कर रही हो। अगर ये दोनों सेम भी कर रही हो तो भी कंक्लूड हो सकता है। कैसे? देखो, वेव की इक्वेशन क्या होती है? वेव की इक्वेशन होती है y which is equal to एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा t। तो अगर मैं पहले वाले के लिए इक्वेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगा? y1 which is equal to a1 sin ओमेगा t। मैंने क्या किया कि अगर दोनों सेम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है ना ये डिफरेंट हो सकता है ये 4π तक डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो इसलिए इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आप लोग की क्या बन जाएगी? a sin ओमेगा t। इसके लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y which is equal to a sin ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस
फाई लगा दिया मैंने। फाई क्यों लगाया कि अगर कोई एक्स्ट्रा फेस कवर कर रही है तो वो वहां आ जाएगी, बट भैया अगर दोनों सेम रही तो ये फाई की वैल्यू 0 हो गई। अगर 2 पाई एक्स्ट्रा चल रही है तो फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। आई होप क्लियर है। डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा फाई लेके कर रहे हैं सॉल्व। अगर सेम रही तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं रही तो वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। सेफ साइड में चलते हुए ऐसा किया जा रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, y1 की वैल्यू कितनी हो गई a sin ओमेगा t, y2 की वैल्यू कितनी हो गई a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। अब दोनों की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे पुट कर दो। जब आप दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, y which is equal to a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। अब इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करना है तो ये वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी, a sin ओमेगा t, a2 भी वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन sin ओमेगा t प्लस फाई आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है किसकी, sin a प्लस b की। a मान लो ओमेगा t को और b मान लो फाई को। तो sin a प्लस b कितना होता है, वो होता है sin a cos b cos a sin b। तो इसके फॉर्म में आप लोग यहाँ पे इक्वेशन रख दोगे, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम। तो जैसे अगर आप लोग ये करते तो होगा क्या, a sin ओमेगा t वैसा का वैसे ही, a2 भी वैसा का वैसे ही, sin ओमेगा t प्लस फाई क्या हो गया, वो बन गया आप लोग का sin ओमेगा t इंटू cos फाई प्लस cos ओमेगा t इंटू sin फाई। आई होप क्लियर है। हमने क्या करे, ब्रैकेट ओपन कर दी तो a sin ओमेगा t वैसा का वैसे ही आ गया। एक बार a2 का इंटू हो गया यहाँ पे तो a2 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos फाई। एक बार a2 का इंटू यहाँ पे इंटू हो गया तो वो हो गया a2 cos ओमेगा t sin फाई। अब ध्यान से देखना, क्या तुम्हें यहाँ पे sin ओमेगा t दिख रहा है और क्या यहाँ पे sin ओमेगा t दिख रहा है, तो क्या दोनों को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो sin ओमेगा t कॉमन निकल गया। यहां से बचा सिर्फ और सिर्फ a1 प्लस a2 cos फाई आ गया प्लस a2 cos ओमेगा t sin फाई हो गया। आई होप क्लियर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया हूं, ध्यान से देखना। यहां से sin ओमेगा t कॉमन निकाला, a1 प्लस a2 cos फाई बचा, sin ओमेगा t ब्रैकेट के बाहर प्लस a2 पहले मैंने sin फाई रख दिया फिर cos ओमेगा t रख दिया। बात एक ही है यार, इनटू में इसलिए। अब यहाँ पे मैं कुछ कलाकारी करने वाला हूं इसलिए ऐसा किया। अब ध्यान से देखना, जो आप लोग को a1 प्लस a2 cos फाई दिख रहा है दोस्तों, इसको मैंने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया a cos थीटा से। और जो आप लोग यहाँ पे a2 sin फाई दिख रहा है दोस्तों, इसको मैंने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है a sin थीटा से। ऐसा इसलिए किया सो दैट डेरिवेशन जो है और सिंप्लीफाई हो जाए, ज्यादा आप लोग को टफ ना जाए। तो अगर मैं इसको इससे रिप्लेस करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, इस कंप्लीट जगह पे आप लोग को आ जाएगा a cos थीटा और यहां से आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस आ जाएगा a2 sin फाई की जगह पे आ जाएगा a sin थीटा और cos ओमेगा t वैसा का वैसे ही। दोनों जगह से a कॉमन निकाल लिए तो वैल्यू क्या बनी, cos थीटा sin ओमेगा t प्लस sin थीटा cos ओमेगा t। क्या अंदर आप लोग को सेम यही प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, sin a ये रहा sin a लेट से, cos b लेट से ये रहा cos b। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो sin a प्लस b की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो sin ओमेगा t आप लोग का sin a बन जाएगा, cos थीटा आप लोग का cos b बन जाएगा प्लस sin थीटा आप लोग का sin b बन जाएगा और cos ओमेगा t आप लोग का cos a बन जाएगा, जिसको रिप्लेस करके आप लिख सकते हो sin a प्लस b। और यहाँ a कौन है, a है आप लोग का ओमेगा t, b कौन है यहाँ पे थीटा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, y which is equal to a sin ओमेगा t प्लस थीटा। आई होप क्लियर है। बस इसको उल्टा रिवर्स में कंडीशन में यहाँ पे लेकर आए तो इस इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हो किसी भी वेव के इक्वेशन के बारे में कि सुपर इंपोज होकर किस तरीके से आप लोग को नेचर शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आप लोग को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड a1 था, ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड a2 था, तो यहाँ पे सुपर इंपोज होकर पक्का ये a1 प्लस a2 बनाया होगा। तो ये आखिर a1 प्लस a2 या फिर जो a1 a2 की वैल्यूज ये सब क्या आती है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए जो अभी हम लोगों ने जिसको रिप्लेस किए थे ना, a1 प्लस a2 cos फाई विच इज इक्वल टू a cos थीटा और एक बनाए थे a2 sin फाई विच इज इक्वल टू a sin थीटा। तो हमें करना क्या है, इससे पहली इक्वेशन बना लेना, इससे दूसरी इक्वेशन बना लेना और पहली इक्वेशन का स्क्वायर करना है, दूसरी वाली इक्वेशन का भी स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना। ये होगा कैसे, ध्यान से देखना। जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर करो a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर और जो इधर के लेफ्ट हैंड साइड में उसको उसके साथ ऐड करके उसको स्क्वायर करो तो प्लस ऑफ a2 sin फाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जो राइट साइड में a cos थीटा है उसका होल स्क्वायर प्लस जो राइट साइड में a sin थीटा है उसका होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a1 का स्क्वायर और ये पूरी टर्म a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो ये b है ना हमारे लिए, जैसे ये a है ये b है, फिर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a b। तो a की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a मतलब a1, b मतलब a2 cos फाई। तो ये कंप्लीट इक्वेशन मेरे ख्याल से समझ में आई। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी है वो बचपन में पढ़े, उसी को यहाँ पे यूज करें। इसका क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर है ना, तो a2 का होल स्क्वायर होगा और sin स्क्वायर फाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू वहां क्या होने वाला है a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ a कॉमन दिख रहे तो a का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या वैल्यू बची sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ से आप लोग का a2 का स्क्वायर बच गया तो ये रहा a2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर यहां से आ गया। अब ध्यान दो एक चीज,
यहाँ पे भी a2 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी a2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो a2 का स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन निकाल लो, अंदर वैल्यू क्या बचेगी sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ, और जो रिमेनिंग वैल्यू रही ये वाली हमारी 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइ। अब होगा क्या, sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ भी 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये वैल्यू तो 1 हो चुकी है, प्लस ऑफ 2a1 a2 cos फाइ। अब हमें करना क्या है, बोथ साइड अंडर रूट लगा देना है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल जाएगी, और वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, वो आएगी a विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइ। इस इक्वेशन के थ्रू तुम लोग किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या निकल के आ रहा है फाइनल, उसको निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो आप लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कराना है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कराना है। तो ये रहा आप लोग का a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ, और जो राइट साइड में उसको राइट साइड से डिवाइड करना है, मतलब a sin थीटा को डिवाइड कराना है a cos थीटा से, तो a से a कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। मैं जानता हूं दिमाग घूम गया होगा थोड़ा, बहुत बेसिक डेरिवेशन है, कंफ्यूज मत हो, बहुत बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है, बट हाँ बार बार चीजों को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोग को चिड़चिड़ हो रहा होगा दिमाग में कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन जो है सो है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अभी हमने निकाले थे एम्पलीट्यूड, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है। अब ये मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा, जो एम्पलीट्यूड के आखिरी में एंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, cos फाइ, उस पे करेगा। cos की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होती है वहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और cos की वैल्यू अगर जहां पे मिनिमम होती है वहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम होगी। तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है दोस्तों, तो cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, वहां वैल्यू क्या निकल के आती है, वो आती है आप लोग की 1। एग्जाम्पल के तौर पे cos फाइ की वैल्यू अगर मैं cos 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 होता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आप लोग की, वो बन जाएगी आप लोग की a max विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, और यहां पे क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। अब ध्यान से देखना, अंदर में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, क्या ये आप लोग को इस इक्वेशन की तरह दिखता है, क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, तो कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्या होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2। इसके साथ साथ अंडर रूट जो पहले चल रहा था वो भी चलेगा, अंडर रूट से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी आप लोग की, a max which is equal to a1 plus a2 बचेगी। मेरे ख्याल से क्लियर है, मॉड में हम लोगों ने इसको रख दिया। अब दोस्तों मिनिमम एम्पलीट्यूड कब हो सकता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मिनिमम एम्पलीट्यूड तब हो सकता है जब फाइ की वैल्यू हम लोग पाई, 3 पाई या फिर 5 पाई पुट करें, उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं पाई पुट करता हूं cos फाइ पे तो वैल्यू निकल के आएगी -1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a मिनिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, और cos फाइ की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी, तो ये -1 सामने आ जाएगा। अगर ये माइनस सामने आएगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, वो भी अंडर रूट के अंदर। क्या ये इक्वेशन आप लोग को ऐसी दिख रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab होता कितना है, वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या इस इक्वेशन को भी मैं ऐसा बना सकता हूं, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को मैं अंडर रूट से माइनस करा दूंगा तो a मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी मॉड में a1 माइनस a2। तो दोनों की वैल्यू निकल गई यहां से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, मिनिमम एम्पलीट्यूड इतना है। अगर मैं मैक्सिमम को मिनिमम से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास एक और नया फॉर्मूला निकल जाएगा, वो ये रहा। जानते हैं कि आखिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है वेव की, तो इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट k आ जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी i विच इज इक्वल टू k a का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, a के स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देनी है। a के स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकाल के लाओगे, तो जो ये था ना आप लोग का a विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइ, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आपकी वो बन जाएगी a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइ। अब ध्यान से सुनना, इसको डायरेक्ट पुट करने से पहले यहाँ पे जहां जहां पे आप लोग को a स्क्वायर टाइप की टर्म दिख रही है उसको i से रिप्लेस कर दो, और जहां पे a टर्म दिख रही है उसमें अंडर रूट i से आप लोग रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं उसको वहां पे रिप्लेस करता हूं तो देखो a1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, i1 बन जाएगा, a2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, i2 बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1 है मतलब नॉर्मल a है तो उसकी जगह पे हम लोग अंडर रूट i पुट कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट i1, a2 की जगह पे अंडर रूट i2 cos फाइ, वैसे के वैसे। तो कुछ इस तरीके से आपकी i की वैल्यू बन जाएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। जैसे याद है यहाँ पे मैक्सिमम a की वैल्यू कितनी आई थी, a1 प्लस a2 आई थी,
अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं अंडर रूट आई से, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू मॉड में। सेम ऐसी मिनिमम के लिए क्या बन जाएगी, a1 माइनस a2, तो अंडर रूट ऑफ i1 माइनस i2, आई मिनिमम मतलब इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, तो इतनी होगी, मैक्सिमम इतनी होगी। जैसे यहाँ अपॉन वाला फॉर्मूला बनाए थे, चाहो तो इसके लिए भी आप लोग अपॉन वाला फॉर्मूला बना सकते हो। तो अपॉन वाला फॉर्मूला बनाओगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसको आप लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हमें ये पता चला था कि इंटरफेरेंस एक्चुअल में किस तरीके से होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से समझ में आ रहा है कि दो यहाँ पे आप लोग को स्लिट को यूज करना है। आप यहाँ से लाइट का एक सोर्स भेजोगे कुछ इस तरीके से, तो लाइट का सोर्स एक्चुअल में पॉइंट सोर्स है, तो इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते बनाते आगे बढ़ेगा इस तरीके से। अगर आप लोग मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। दो स्लिट दिख रही है आप लोग को, जैसे ये है सोर्स 1, तो दोस्तों ये आप लोग का हो गया स्लिट 1 और ये हो गया आप लोग का स्लिट 2, ये वाला। अब दो सोर्सेस हैं, वहां से भी लाइट निकलेंगे और कोहेरेंट सोर्स के फॉर्म में ही निकलेंगे, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आ रही है और दो यहाँ से आप लोग को सोर्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, तो देखो सोर्स नंबर 1 से एक बार इस तरीके से निकलेगा लाइट, यहाँ पे ऐसा निकलेगा, फिर लाइट ऐसा निकलेगा, फिर लाइट ऐसा निकलेगा, फिर लाइट कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर लाइट यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर यहाँ पे लाइट कुछ ऐसे बनने वाला है, फिर यहाँ पे ऐसे बनने वाला है, और ये कंटिन्यूअसली चलते हुए आप लोग को फाइनली यहां तक के देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से लाइट की वेव्स आगे की तरफ आप लोग को ट्रेवल करते हुए देखने को मिलने वाली है। ये तो स्लिट थी। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं स्क्रीन। क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं इसे। तो बेसिकली स्क्रीन में एक्चुअल में आप लोग को फ्रिंजेस बनते हुए देखने को मिलने वाली है। फ्रिंजेस बेसिकली होते हैं बैंड्स, या तो ब्राइट बैंड्स बनेंगे या तो डार्क बैंड्स बनेंगे। तो आखिरी में होता क्या है, ये वाला जो आप लोग को लास्ट कॉर्नर दिख रहा है ना, इस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड ये होता है कि जब इस तरीके से दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट इंटरफेयर करते हुए आता है, तो यहाँ पे एक बैंड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। याद रखना, इन दोनों सोर्स के बीचों बीच में आपको एक ब्राइट सोर्स देखने को मिलता है। क्या मिलता है, ब्राइट सोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइट बैंड, या बैंड का एक और दूसरा नाम यूज करते हैं ब्राइट फ्रिंज। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे सबसे पहले बनती है ब्राइट फ्रिंज, बीचों बीच ब्राइट फ्रिंज बनेगी दोस्तों, जिसको सेंट्रल फ्रिंज भी कहा जाता है, सेंट्रल डार्क फ्रिंज, जिसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप लोग को दोनों तरफ में डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे भी डार्क फ्रिंज बनेगी दोस्तों, यहाँ पे भी डार्क फ्रिंज ही बनेगी। सेम ऐसे फिर इसके बाद ये दो जगह पे ब्राइट बनेगी, फिर यहाँ से आप लोग को फिर डार्क, फिर उसके बाद फिर इस तरीके से आप लोग को कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आई होप क्लियर है। तो सबसे बीचों बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंजेस बनेगी, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, फिर आप लोग देख रहे होंगे डार्क फ्रिंजेस बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूड किया कि स्क्रीन में आप लोग को ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हुए देखने को मिलती है, वो भी इक्वल इंटेंसिटी के साथ। अगर मैं यहीं पे इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान से देखना, बीचों बीच में एक लाइन बनाया मैंने, वो लाइन हो गई सेंट्रल वाली जो ब्राइट फ्रिंज थी। ठीक है, तो हो क्या रहा था, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ डार्क बन रही थी, फिर ब्राइट बन रही थी, फिर डार्क बन रही थी, फिर ब्राइट बन रही थी, फिर डार्क बन रही थी, फिर ब्राइट बन रही थी, ब्राइट डार्क, कुछ इस तरीके से आप लोग को वेव बनते हुए देखने को मिल रही थी। याद रखना, हर एक फ्रिंज में इंटेंसिटी सेम ही थी। इंटेंसिटी मतलब ये एक्चुअल में इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और ये है एक्चुअल में ब्राइट फ्रिंज का, और ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये है डार्क फ्रिंज का गैप। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिर ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे भी ब्राइट है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे भी डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज है। ऐसे बनते हुए आप लोग को चलने वाला है। ये ग्राफ याद रखना है भैया। क्या इसका कंप्लीट डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आएगा? नहीं, सीबीएसई ने आप लोग को ये मेंशन करके दिया है कि इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला है, बट हाँ, इससे रिगार्डिंग जितने भी एक्सप्रेशंस हैं जो पूछे जा सकते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले, तो याद रखिएगा इसको। अब एक बार जल्दी से यहाँ पे ध्यान दे दो। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये लाइट के सोर्सेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ लाइट इधर आ रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, दो सोर्सेस से निकल रहा होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, किसी रैंडम डायरेक्शन में पता कर लूंगा कि वहां पे क्या बन रहा है। जैसे मैंने अभी ये बना दिया, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे क्या बन रहा है उसको निकालने के लिए एक रैंडम में डायरेक्शन ले लेता हूं। मैंने माना कि यार यहां पता करना चाहता हूं मैं इस पॉइंट पी पे कि आखिर यहां डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट बनेगी। अगर डार्क बनेगी तो कब बनेगी, ब्राइट बनेगी तो कब बनेगी, ये जान लेते हैं। तो मैंने क्या करा, यहां से लाइट इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था। मैंने क्या करा, जो इधर से इधर जा रहा है ना उस पे पॉइंट आउट करा। सेम ऐसी लाइट सीधा भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। मुझे उस पॉइंट के लिए चाहिए, इसलिए मैं लाइट यहां से ये ले लेता हूं। इससे हो क्या रहा है, बेसिकली दो वेव्स सुपर इंपोज हो रही है, तो कुछ ना कुछ वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जिसकी वजह से या तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा या तो डार्क फ्रिंज बन रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है
तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब वेव्स छोटी छोटी हो जाती थी तो डार्क फ्रिंज बनती थी। तो वहां क्या होने वाला है इसको जान लेते हैं। तो चलिए एक बार इसका प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सोर्स रहा, लाइट इस तरफ भी जा रहा होगा, इस तरफ भी जा रहा होगा, यहाँ पे भी देखो एक्चुअल में तो हर कोने में जा रहा होगा, बट मेरे को उस पी पॉइंट पे पता करना था कि एक्चुअल में यहाँ बनने क्या वाला है। तो इसके लिए मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन किया। दोनों स्लिट ना दोस्तों, इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। सबसे पहले कुछ इस तरीके से, इसको नाम दे दिया ओ। O से लेकर P तक के डिस्टेंस जो है ना, एक्चुअल में मुझे यही पता करना है, ये Y डिस्टेंस मुझे पता करना है कि एक्चुअल में होगी कितनी। ये है दोस्तों स्क्रीन, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन, और ये है दोस्तों हमारी स्लिट्स, ठीक है ना। स्प्लिट्स नहीं, कई लोग गलत कह देते हैं, स्प्लिट्स नहीं स्लिट होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये वाली रेज यहां से यहां तक जा रही है इतना। अब ये वाली देखकर ही समझ में आ रही ज्यादा ट्रेवल कर रही है यहां तक के। तो अगर पता करना है कितना ट्रेवल एक्स्ट्रा कर रही है, तो आप एक काम करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपको समझ में आएगा यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है पाथ डिफरेंस, इतना एक्स्ट्रा चल रही है नीचे वाली वेव। आई होप क्लियर है। तो हमें इस डेरिवेशन में करना क्या रहता था, हमें पता करना रहता था कि किस पॉइंट पे, मतलब किस y की वैल्यू पे ब्राइट फ्रिंज कब बनने वाली है और डार्क फ्रिंज कब बनने वाली है, उसकी वैल्यू निकालो। साथ ही साथ ये जो डेल है ना, डेल, ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी निकल के आने वाली है, अगर वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है या अगर वहां पे डार्क फ्रिंज बनने वाली है। आई होप क्लियर है। तो बेसिकली दोस्तों इस डेरिवेशन के अंदर आप लोग को ये चीजों को कंक्लूड करके दिया गया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वेव्स बड़ी बड़ी बनती थी तो वहां पे आप लोग को ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आप लोग की जो रिजल्टेंट वेव निकल के आती थी वो छोटी छोटी बनती थी, वहां पे आप लोग को डार्क फ्रिंजेस बनती थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करें ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रही है जिसका नाम था डेल, ये वैल्यू है क्या, एक्चुअल में डिराइव होकर निकल के आती है, ये रटना पड़ेगा आप लोग को। डेल विच इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D क्या था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, स्मॉल d क्या था, इनकी बीच की डिस्टेंस, और y क्या था, यहां से यहां तक की पॉइंट। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो किसी भी दो वेव्स के बीच में। अब इसी फॉर्मूले से आप y की वैल्यू भी बना सकते हो। कैपिटल D को उधर ले जाओ, स्मॉल d को नीचे लेकर आ जाओ, तो आप लोग की ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से, y विच इज इक्वल टू डेल कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हमें पता करना है कि इस y पॉइंट पे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो कब बनेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है yn विच इज इक्वल टू n मतलब nth पे नंबर पे, n मतलब nth नंबर पे कुछ भी हो सकता है फर्स्ट पे बन रही हो, सेकंड पे बन रही हो, थर्ड पे बन रही हो, फोर्थ, वो n की वैल्यू वहां होगी, ठीक है। तो n लैम्डा d अपॉन d, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है फॉर ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करने के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए y की वैल्यू बन जाती है nth नंबर पे क्या बन रही है वो देखने के लिए 2n-1 ब्रैकेट में लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसके थ्रू आप लोग डार्क फ्रिंज निकाल सकते हो। कई बुक के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव में भी दी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। अगला एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। याद है ये फ्रिंजेस हम लोगों ने बनाए, इनकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, बेसिकली इट इज द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। तो इसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है जो डेरिवेशन से निकल के आता है, वो क्या होता है, बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए यूज होगा, चाहे डार्क के लिए या ब्राइट के लिए। अब इंटेंसिटी क्या होती है फ्रिंजेस की, तो आप जानते हो ब्राइट में आपको ब्राइट दिखने वाला है, डार्क में डार्क दिखने वाला है, तो क्या इंटेंसिटी निकालने के लिए अगर आप लोग देखो तो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की होती है 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी होती है 0, जहां पे दिखेगा ही नहीं कुछ। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पे क्या होगी, कोई भी रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंप्लीट डेरिवेशन से सॉल्व होकर निकल के आई है। कंप्लीट डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप लोग का भी टाइम बच रहा है। आप लोग को डायरेक्ट वैल्यूज को याद कर लेना है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलने वाले। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मैं इस कंप्लीट एपरेटस को, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, इसको अगर मैं किसी लिक्विड में इमर्स कर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से म्यू है, तब हमेशा याद रखना जो वेवलेंथ होगी लाइट की और जो फ्रिंज विड्थ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी म्यू टाइम्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह रहा है। तो जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, इसमें स्लिट और स्क्रीन के पीछे जो डिस्टेंस है वो दी हुई है आप लोग की 1 मीटर। क्वेश्चन है आप लोग से ये कहा स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है मतलब स्मॉल d, वो आप लोग को दिया हुआ है 5 mm, तो उसको मीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन है आगे आपसे ये कहा द सेपरेशन ऑफ द सक्सेसिव मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा जहां पे यूज होगा वो है डार्क फ्रिंज, वो आप लोग को गिवन है कुछ इतना। दैट मींस आप लोग को यहाँ सेपरेशन की बात किया, फ्रिंजेस के विड्थ की बात किया, मतलब आप लोग को बीटा आप लोग को यहाँ पे यूज करना है और मैंने इसको मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हूँ। क्वेश्चन ने आप लोग से कहा है कि वेवलेंथ कितनी यूज हो रही है यहाँ पे, तो वो आप लोग को पता करना है। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू आपको निकालना है। आप लोग के पास फॉर्मूला होता है बीटा विच इज इक्वल टू
लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से लैम्डा का फॉर्मूला अगर आप लोग बनाना चाहो तो वो बन जाएगा लैम्डा विच इज इक्वल टू बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। सारी वैल्यूज आपको पुट कर लेनी है यहां से। तो दोस्तों मैंने सारी वैल्यू पुट कर दिया जो जो आप लोग को गिवन थी। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करने पे जब आप लोग का आंसर अगर आ रहा है 5430 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तो बिल्कुल आपने सही करे हो। अब ये 10⁻⁻10 है तो इसको आप लोग एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5460 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर रहेगा। आई होप क्लियर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग का कंडक्ट हो रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन ने आपको ये बताया जो सेपरेशन है 4 ब्राइट फ्रिंजेस की वो इतनी आप लोग को गिवन है। 4 गिवन है। अगर एक के लिए निकालना है तो 2.5 mm को 4 से डिवाइड कर दोगे तो एक के लिए निकल जाएगी। क्वेश्चन आप लोग से आगे ये कह रहा है कि जो वेवलेंथ यहाँ पे यूज हो रही है वो इतनी है। और क्वेश्चन ने आप लोग से ये कहा है कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इतनी है। कैलकुलेट करना है सेपरेशन ऑफ द 2 स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या क्या एक बार लिख ले। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू आप लोग को गिवन है। अल्टीमेटली आप लोग को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वही बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें निकालना क्या, अल्टीमेटली आप लोग को निकालना है स्मॉल डी की वैल्यू। तो फॉर्मूला आप लोग का बन जाएगा लैम्डा डी अपॉन बीटा। वैल्यू पुट कर दो। तो दोस्तों मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, 4 ऊपर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग का डी की जो वैल्यू है अगर वो आ रही है 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करे हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है जिसमें जो लाइट यूज हो रही है उसका वेवलेंथ आप लोग को 5000 एमस्ट्रॉन्ग गिवन है। साथ ही साथ क्वेश्चन ने बताया विड्थ ऑफ द फ्रिंज आप लोग को गिवन है 0.6 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में ध्यान दो। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट अगर हाफ हो जाए तब आप लोग को वेवलेंथ में क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है अगर फ्रिंजेस की विड्थ 0.4 सेंटीमीटर रहे तब। यह आप लोग को बताना है। पहली कंडीशन में क्या कहा गया, फर्स्ट पेज में आप लोग को बताया गया है कि एक फलानी फ्रिंज विड्थ थी, उसके अकॉर्डिंग एक फलानी वेवलेंथ की लाइट आप लोग को आते हुए देखने को मिल रही है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन ने आगे आपसे ये बताया कि अब जो एक नई फ्रिंज विड्थ आप लोग को देखने को मिली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू द स्लिट है वो एक्चुअल में आपको हाफ ले लेनी है, d/2 ले लेनी है। तब आप लोग को कंडीशन कैसी होगी, इस दौरान आप लोग को लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी। तो इसको अरेंज कर देता हूं थोड़ा सा। तो बीटा 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 d/2d। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो बीटा 2 को बीटा 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको इससे। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो d से d यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और कैपिटल D से कैपिटल D भी कट जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, इक्वेशन बनेगी बीटा 2 अपॉन बीटा 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। हमें निकालना क्या था, लैम्डा 2 निकालना था, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो ये आप लोग को जो एक्सप्रेशन निकल के आया दोस्तों इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। बीटा 2 की वैल्यू रखना है तो ये रही बीटा 2 की वैल्यू 0.4। बीटा 1 की वैल्यू की बात करी जाए तो ये रही 0.6 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 आप लोग का हो जाएगा 5000 और एमस्ट्रॉन्ग है तो एमस्ट्रॉन्ग से आप लोग को इनटू करा देना 10⁻10 से। इसको कंप्लीट सॉल्व करो। सॉल्व करने में आप लोग का एक आंसर निकल के आने वाला है, वो अगर आप लोग का आता है 666 एमस्ट्रॉन्ग तो आपने बिल्कुल सही आंसर करे हो। कई लोग बोलेंगे भैया अल्टीमेटली एमस्ट्रॉन्ग ही तो निकाल के लाना है। तो इसको अगर नहीं भी अगर आप लोग निकालते हो एक्सप्रेशन नॉर्मल एमस्ट्रॉन्ग में भी रन देते हो तो इतना ही आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे यूज हो रहा है और उसमें पहले की जो इंटेंसिटी वो है आप लोग की I, मतलब मैं कह सकता हूँ I1 की वैल्यू आप लोग को I गिवन है और सेकंड की आप लोग को वैल्यू गिवन है वो है 4 टाइम्स ऑफ I, जो कि यूज हो रही है इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्वेश्चन ने आप लोग से बेसिकली ये कहा कि आप लोग को इंटेंसिटी निकालना है अगर 2 लाइट सुपर इंपोज हो रही है विद दिस फेज डिफरेंस। तो मतलब अलग अलग फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग को इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग का ये होता है अलग अलग केस के लिए निकालना। तो सबसे पहले हम लोग केस के लिए निकालने वाले जहां पे पाई की वैल्यू 0 है। तो उस टाइम पे आप लोग का I1 कितना हो जाएगा, वो I के बराबर हो जाएगा। I2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट में कितना आएगा, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ I आएगा। और cos फाइव की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे cos 5 में 5 की वैल्यू 0 लेना तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ I यहाँ मिलकर क्या बनेगा 5 टाइम्स ऑफ I, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होने वाला है अंडर रूट के अंदर 4I का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू 5I बनने वाली है प्लस ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर और I की वैल्यू हो जाएगी I, 2 2 जा 4, 4I प्लस 5I 9I आप लोग की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड केस के बारे में, जहां पे जो फाई है दोस्तों उसकी जो वैल्यू आप लोग की वो है π/2 मतलब 90। I1 की वैल्यू I हो जाएगी, I2 की वैल्यू 4I हो जाएगी प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ I और 4I हो जाएगा यहाँ से, और cos की वैल्यू आप लोग की
कितनी निकल के आएगी 90, और cos 90 कितना होता है आप सभी लोग जानते हो 0 होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आप लोग की 5 टाइम्स ऑफ i। लास्ट कंडीशन क्या है जहां पे आप लोग से क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो फाई है आप लोग को चूज करना है इस बार, वो है पाई मतलब 180। तो अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ से आप लोग को यहाँ से वैल्यू सेम वैसे निकालते हुए चलना है। तो i विच इज इक्वल टू कितने होने वाला है, i प्लस 4 टाइम्स ऑफ i प्लस 2 अंडर रूट में i 4i के साथ और cos 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आप लोग का 5i प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4i का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू -1। तो i विच इज इक्वल टू 5i माइनस सामने ले लूं 2, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू i हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो गया 4i हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ 5i माइनस 4i हो गया आपका i। तो यहाँ से ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग से ये कह रहा है कि 2 स्लिट्स 0.125 mm अपार्ट, मतलब अल्टीमेटली d की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन ने बता के रखा है। अपार्ट बाय द इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द वेवलेंथ, द स्क्रीन इज 1 mm अपार्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो बोथ साइड में आप लोग को कितना कितना बनने वाला है, कहां पे बनने वाला है, वो आप लोग को बताना है। तो बेसिकली आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालना है, वो भी किसी nth पॉइंट के अंदर कितनी आने वाली है। तो वो कितना हो जाएगा लैम्डा d बाई डी, वो भी nth नंबर के लिए। आपको क्या करना है सेकंड के लिए निकालना है, मतलब बीटा 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है कि वैल्यू कितनी होगी। तो बीटा 2 विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। गिवन क्या क्या है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग के पास स्मॉल डी की वैल्यू ये रही हुई है, इसको mm से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। साथ में कैपिटल डी की भी वैल्यू आप लोग को गिवन है, और यहाँ पे आप लोग को वेवलेंथ की वैल्यू भी गिवन है, वो भी एंगस्ट्रॉम में, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो दोस्तों इसको हमको कंप्लीटली सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, पॉज करके आंसर करो। तो 7.3 इंटू 10⁻³ मीटर आप लोग का होगा। बच्चे पॉज करके आंसर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अगर सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो एग्जाम में थोड़ी ना सॉल्व कराने आऊंगा, कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग स्ट्रांग हो जाओगे, सो दैट एग्जामिनेशन में आप लोग का कैलकुलेशन स्पीड में कोई इशू ना है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो वैल्यू निकल के आए उसको 2 टाइम्स इनटू कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर 2 टाइम्स ऑफ बीटा 2 की वैल्यू निकाल ली जाए, आप लोग का आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो दोस्तों ये थे टॉपिक आप लोग के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन इन सब के अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस और होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बार रिपीट हुए। इनके आंसर चाहिए मेरी बुक के पेज नंबर 231 में आप लोग को मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। थोड़े बहुत नहीं ढेर सारे क्वेश्चंस लाए होमवर्क के लिए, तो ये क्वेश्चंस को भी आप लोग को सॉल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है, टेंशन ना लेना। सॉल्यूशन चाहिए तो पेज नंबर के साथ मैंने बुक के अंदर डाल दिया हूं सॉल्यूशन कहां मिलेगा। साथ में इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, पेज नंबर मैंने इंक्लूड कर दिया हूं बुक के अंदर का, और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को भी करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बेसिक है, जो अभी जिस टाइप पे करे उसी वैरायटी के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप लोग को बुक के पेज नंबर 236 में मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। वैसे डिफ्रैक्शन के लिए तो अगले वाले में काम आ जाएगा, बट ठीक है प्रैक्टिस के लिए तो अल्टीमेटली करना ही है, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक भी पढ़ोगे ना। सॉल्यूशन आप लोगों को पेज नंबर 237 में मिल जाएगा। इन सब के अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने बुक के अंदर ऐड कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक गिवन है, डिस्काउंट वाली लिंक जाके जल्दी से ऑर्डर करो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है, वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है? तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट जो है बेंड कर जाती है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। किस तरीके से? तो एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है गाइस, ये एक लाइट है और मैंने एक शार्प निडल लिया हूँ इस तरीके से, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार इस तरह पे पीछे स्क्रीन है, मैं बेसिकली यहाँ से लाइट फॉल कराऊंगा। तो आप सभी लोग को मतलब इतना तो समझदारी है कि अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल कराऊंगा तो आप लोग और मेरे को सबको यही लग रहा होगा कि लाइट तो सिर्फ इतने एरिया में दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पीछे तो शैडो बन रही होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ लाइट सिर्फ इतने हिस्से में दिखेगा और इतने हिस्से में आप लोग को डार्क देखने को मिलने वाला है, बिकॉज इसकी शैडो रहेगी, यहाँ पे लाइट पहुंच नहीं पाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन ये कहता है कि इन कॉर्नर से लाइट जो है हल्का सा बैंड हो जाता है कुछ इस तरीके से, मतलब लाइट हल्का सा यहाँ से बैंड हो जाता है और इतने पूरे हिस्से में लाइट दिखता है। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू दी डिफ्रैक्शन की वजह से। तो आइए जानते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ
obstacles or object whose size is comparable to the size of the wavelength of light. I hope clear है सबको। तो डिफ्रैक्शन दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में याद रखिएगा जो स्लिट है और स्क्रीन है इसके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस देखने को मिलती है, लेकिन फ्रॉनहोफर में ऐसा नहीं है, जो स्लिट है और जो स्क्रीन है इसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली लाइट को डायरेक्टली यहां से फॉल कराते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो इस तरीके से एक सिंगल स्लिट बना दी, एक छेद बना दी जहां से लाइट को फॉल करा रहे हैं। आपको क्या लगेगा कि लाइट सीधा जाएगा बस इतना, है ना, ये जो इतना चमकते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कॉर्नर से लाइट बैंड होगा। इस वजह से लाइट इस तरीके से बैंड होते हुए इतने हिस्से में आप लोग को देखने को मिल रहा है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। फ्रॉनहोफर में ना थोड़ा एक अलग से अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे जब लाइट सोर्स को फॉल कराया जाता है तो उससे पहले हम लोग कुछ लेंसेज वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि ये पूरा डेरिवेशन थोड़ा अलग से बन जाता है और इस स्पेसिफिक डेरिवेशन को कहा जाता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन के अंदर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। डेरिवेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक की जो वेव है ये थोड़ी कम ट्रेवल करी हुई है एज कंपेयर टू यहां से लेकर यहां तक की वेव के। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल करी होगी इसके कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं कि इसका पाथ की वैल्यू ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो मैंने क्या करा, इस वेव से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइन इस तरीके से। तो मुझे ये समझ में आया कि फिर यहां से यहां तक की जो वैल्यू ये तो सेम है, लेकिन ये वाली जो वेव थी सेकंड वाली, ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी। तो मैंने क्या करा, यहां पे ना एक ट्रायंगल अज्यूम किया और इसका नाम दिया लेट से ए, बी और सी। एबीसी में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है थीटा, और मुझे निकालना ये वैल्यू। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये आप लोग का हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। ये मुझे पता कर सकते हैं कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये कितनी है, मतलब ये पाथ की वैल्यू कितनी है, मतलब डेल की वैल्यू कितनी है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू से इसको निकालूं तो हो जाएगा डेल बाई डी, और डी को उधर भेज दूंगा तो डेल की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो डेल की वैल्यू आई, जो आप लोग का पाथ डिफरेंस आया वो कितना, डी साइन थीटा। तो वही इन ट्रायंगल एबीसी में आप लोगों ने डी साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसी इक्वेशन में, आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू डेल बाई डी। याद रखिएगा हम लोग ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में जितनी भी रेज रहती है वो सभी पैराएक्सियल रहती है। तो जितने भी साइन थीटा है, टेन थीटा है, वो ऑब्वियसली बात है थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा जो है थीटा कन्वर्ट हो गया ड्यू टू दी पैराएक्सियल कंडीशन की वजह से। तो साइन थीटा कन्वर्ट होकर थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू मुझे यहां से मिली डेल बाय डी। तो मैंने यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। जैसे यहां पे एंगल थीटा बन रहा है सेम टू सेम यहां पे भी एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। मैंने यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया पी एस ओ, इस स्पेसिफिक पॉइंट को एस नाम दिया, ठीक है। तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू को निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप लोग के पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है y, और साथ ही साथ आप लोग के पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर बेस मतलब टेन थीटा की मदद लेना पड़ेगा अगर इस थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई डी। यहां से यहां तक y था, यहां से यहां तक d था। और आप जानते हो कि टेन थीटा बहुत बड़ा एंगल है, पैराएक्सियल कंडीशन चल रही है, इस वजह से टेन थीटा जो है थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाई डी। तो यहां से भी थीटा की वैल्यू आई थी कितनी, डेल बाई डी, और यहां से थीटा की वैल्यू आई y बाई डी। दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और अगर डी को उधर भेज दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी डेल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये जो ये वैल्यू है ना y की, ये इतनी है। और इसी इक्वेशन से अगर मैं चाहूं तो डेल की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, y स्मॉल डी अपॉन डी। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में y और डेल की वैल्यू सेम देखने को मिल रही है। इसके बाद मुझे क्या पता करना है कि यार किस डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और किस डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो जो आप लोग की अभी रिस्पेक्टिव y की वैल्यू निकल के आई है, अगर इसमें आप डेल की वैल्यू पुट कर दो ब्राइट और डार्क की, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ब्राइट कहां बन रहा है और डार्क कहां बन रहा है। बस एक चीज याद रखिएगा, जो इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू आती थी, डिफ्रैक्शन में वो डार्क फ्रिंज की वैल्यू होती है, और जो इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज की वैल्यू आती है, डिफ्रैक्शन में वो चीज आपको ब्राइट की वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहा हूं ये इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज की वैल्यू थी। तो ये कंफ्यूज मत होना, जो वहां पे ब्राइट होता है यहाँ पे डार्क होता है, जो वहां पे डार्क होता है वो यहाँ पे ब्राइट होता है। किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू। तो बेसिकली मुझे डेल की वैल्यू यहाँ पुट करना था, तो डेल की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो y की मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिल गई। और डार्क में मैंने क्या किया, डार्क की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, तो मुझे यहाँ पे
कहाँ पे डार्क फ्रिज बन रहा है उसकी वैल्यू मिल गई। तो जैसे वहां पे आप लोग को फ्रिजेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिजेस बन रहे हैं सेम टू सेम। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे भी फ्रिज की विड्थ थी, यहाँ पे भी फ्रिज की विड्थ है। तो फ्रिज विड्थ का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को निकालना रहता है, वो होता है बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन। तो बेसिकली जो अभी आप लोगों ने y की वैल्यू निकाले ना, n की जगह पे आप लोग एक बार n प्लस वन रख देना, माइनस ऑफ वाई एन, सेम वैल्यू यहाँ पे ये वाली उठा के रख देना। काटा पीटी करोगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की लैम्डा डी बाई डी। इसके बाद अगर मैं डार्क फ्रिज की बात करूं, तो वहां पे जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन। यहाँ पे भी आप लोग को करना क्या है, देखो इस n की जगह पे एक बार n प्लस वन के फॉर्म पे रख देना, और वाई एन मतलब सेम टू सेम यही फॉर्म उठा के यहाँ पे रख देना, काटा पीटी करना। तो जो वैल्यू आएगी आप लोग की वो आ जाएगी बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इसके बाद याद रखना कि डिफ्रैक्शन में एक नया केस आप लोग को देखने को मिलता है जो इंटरफेस में देखने को नहीं मिला, वो होता है एंगल, कि किस एंगल पे ब्राइट फ्रिज बन रहा है, किस एंगल पे डार्क फ्रिज बन रहा है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखने की कोशिश करें। शायद याद है पहली इक्वेशन निकाले थे, थीटा विच इज इक्वल टू डेल बाय डी। तो यहाँ पे पर डेल की वैल्यू पुट कर देना ब्राइट के लिए, डेल की वैल्यू पुट कर देना है डार्क के लिए। तो आप लोग को किस एंगल पे वैल्यू बन रही है ब्राइट और डार्क की, वो मिल जाएगी। तो बेसिकली मैंने वही किया, ब्राइट फ्रिज की वैल्यू डेल की पुट करा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लोग की ये बन गई। डार्क फ्रिज की वैल्यू डेल की यहाँ पे पुट किया, तो आप लोग की जो वैल्यू है वो ये बन गई। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोग को बता रही है कि किस एंगल पे ब्राइट फ्रिज बन रही है और किस एंगल पे डार्क फ्रिज आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। तो एंगल के बीच में कुछ ना कुछ विड्थ होगी, तो एंगुलर विड्थ क्या होती है, तो जैसे आप लोग को फ्रिज विड्थ होता था बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन, उसी का रेप्लिकेटेड फॉर्मूला आप लोग को एंगुलर विड्थ का बन जाएगा, थीटा विच इज इक्वल टू थीटा एन प्लस वन माइनस ऑफ थीटा एन। इसको यूज करते हुए आप लोग को इस पे रखते हुए चलना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, इस एन पे एन प्लस वन रख के सॉल्व करना, माइनस ऑफ सेम टू सेम यही वाली वैल्यू। इसको जब माइनस कराओगे तो वैल्यू निकल के आएगी थीटा की लैम्डा बाई डी। और दूसरी इक्वेशन में आप लोग को क्या करना है, ये वाली वैल्यू को एन लैम्डा प्लस, एक बार आप लोग यहाँ पे एन प्लस वन यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी। थीटा एन की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगी, इसको काटा पीटी करोगे तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी बन जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि एंगुलर विड्थ इतनी होती है। डिफ्रैक्शन के केस में जब भी यहाँ पे आप लोग को बैंड होते हुए देखने को मिल रहा था, तो बैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जहां बैंड हो रहा है वहां पे लाइट थोड़ी कम जाएगी एज कम्पेयर टू सेंटर के। इसी वजह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि इंटरफेरेंस में आप लोग को चाहे ब्राइट फ्रिज या बाहर वाली डार्क फ्रिज हो या उसके बाद वाली ब्राइट फ्रिज हो, सबकी इंटेंसिटी सेम होती थी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में सेंटर में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से जो इसका इंटेंसिटी कर्व है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप होते हुए आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ से सोर्स था, लाइट कुछ इस तरीके से कॉर्नर से बैंड होते हुए जा रही थी, तो इतने पोर्शन में आप लोग को लाइट देखने को मिल रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक के एंगल थीटा बन रहा होगा। सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक की जो वैल्यू आप लोग की निकल के आई थी वो लैम्डा डी बाई डी आई थी। सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की भी लैम्डा बाई डी आई। अब आप लोग को करना क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमम में कितनी एंगुलर विड्थ निकल के आ रही है। एंगुलर विड्थ मतलब क्या, कितना एंगल निकल के आ रहा है। तो टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमम में वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा बाई डी हो गया। इसके साथ साथ कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्रिज की विड्थ कितनी है, तो वो इस y की वैल्यू आप लोग को देखने को मिलती थी, तो 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग का 2 लैम्डा डी बाई डी। तो यहां से आप लोग का होता है टॉपिक समाप्त। इस तरीके से आप लोग को इंटेंसिटी कर्व बनता है, सेंट्रल पे मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका भी एक प्रॉपर मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने वाला, तो उसको भी जरूर देख लेना। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। होप सो तुम लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ यार दोस्त नोट से रिवाइज कर लेना। मैं जानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग सा है, बिकॉज यहाँ पे एकदम बेसिक इक्वेशन वाइज आप लोग को चीजें दी हुई है और उसको पढ़ते हुए आप लोग को चलना है। तो कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग था नहीं, और साथ ही साथ मेरी थोड़ी तबियत भी खराब थी, इस वजह से वीडियो में आप लोग को मैं थोड़ा लो दिखाऊंगा, बट कोशिश किया वो आप लोग को सारी चीजें समझा सकूं सो दैट आपके बोर्ड्स में काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये आप लोग से कह रहा है कि एक स्लिट है 0.1 mm की, जो कि वाइड है, विच इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना। How wide the central maxima on the screen when 1 mm from the slit? करना क्या है, width of central maxima निकालना है। क्वेश्चन ने आपको कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। क्या करेंगे,
आप लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालोगे, क्या होगा वो 2 लैम्डा डी बाय डी आप लोग का होता है। इसमें डी की वैल्यू गिवन है क्या आपके पास, तो ध्यान देखो, ये रही कैपिटल डी की वैल्यू, ये रही स्मॉल डी की वैल्यू और ये रही लैम्डा की वैल्यू। सारी वैल्यू पुट करो, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आप लोग को पॉज करना है वीडियो और उसको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपका आंसर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही करे हो, इसको 1 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है फ्रॉम दी नैरो स्लिट से 100 टाइम्स वाइड देखने को मिल रहा है एज स्लिट्स इटसेल्फ। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम इज पासिंग थ्रू द सिंगल स्लिट। द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 10th डार्क बैंड ऑन द साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 3.6 डिग्री। कैलकुलेट करना है स्लिट की विड्थ, मतलब डी की वैल्यू। डी क्या क्या है तो ध्यान से देखो, दिया हुआ आप लोग को सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू जो है आप लोग की एंगस्ट्रॉम में, तो उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। साथ में क्वेश्चन ने आप लोग को 10th डार्क बैंड की मतलब थीटा एन की वैल्यू गिवन करके दिया हुआ है, वो है 3.6 डिग्री। और क्वेश्चन ने आपको कहा है कि एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, वो 10 है। क्या करेंगे, बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, साइन थीटा एन विच इज इक्वल टू लैम्डा एन लैम्डा बाय डी। यहां से क्या करना है, डी की वैल्यू निकालना, तो डी को उधर कर दो, तो डी विच इज इक्वल टू जाएगा दोस्तों एन लैम्डा बाय साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या है, वो है 10। लैम्डा की वैल्यू क्या है, वो है 6300 इंटू 10⁻⁻10। और दोस्तों डी की वैल्यू क्या है, वो तो निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो साइन थीटा में आप लोग की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन 3.6 डिग्री। सॉल्व करो उसको और आंसर बताओ। दोस्तों सॉल्व करके अगर आंसर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सटीक आंसर है, चाहो तो 0.1 mm भी लिख सकते हो। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 mm wide and the wavelength is 500 nm। nm मतलब नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके थ्रू फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस को ZF से डिनोट किया जाता है दोस्तों, वो होती है दोस्तों d² डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या आपके पास d की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, गिवन है। ये रहा d की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर, इसलिए 10⁻⁶ हो जाएगा। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन करें पॉज करके। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर आ रहा है 18 मीटर, तो आप लोगों ने एकदम बिल्कुल सही आंसर करे और आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। कई बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस के ऊपर, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसको याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे भी करनी है, तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिफ्रैक्शन रिगार्डिंग पढ़े हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग को पेज नंबर में मिल जाएगा, मेंशन कर दिया हूं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेरिवेशन पोर्शन भी आपको दिया हूं, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 238 में मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे, प्लीज इनको भी करिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्राफ वाला क्वेश्चन जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के ऊपर ग्राफ पूछा जाता है कंपेयर करने के लिए, वो आपको बनाना आना चाहिए। पेज नंबर मैंने आपको दे दिया हूं। इन सब के अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए बुक आप लोग की हेल्प जरूर करेगी। तो अगर बुक अभी तक ऑर्डर नहीं करे हो, क्या टाइम पास कर रहे हो यार, एग्जाम करीब आ चुके हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैल्यूएबल और जेन्युइन कंटेंट के साथ आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इसके अंदर से जितने भी वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस होंगे सबको लगा लो और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लो। बाकी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहां से होता है दोस्तों हमारा चैप्टर की समाप्ति। नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी ऐसे प्यारे वीडियोस एग्जामिनेशन तक के फिजिक्स रिगार्डिंग में अपलोड करता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।